Hello everyone. So in the last class we had completed analysis of active portfolio management. ठीक है, तो अपना टोटल 3 क्लास लगा है. जो फर्स्ट वाला क्लास था, we discussed only LOS number है. That was relatively easy in terms of discussion. And last 2 क्लास के अंदर में अपने remaining LOS complete किया. Obviously that is more formula driven. जो लास्ट 2 क्लास में अपने डिस्कस किया वो ज्यादा फॉर्मूला ड्रिवन है, एक्सेप्ट दैट शार्प रेशियो और इंफॉर्मेशन रेशियो वाला जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स वगैरह अपने डिस्कस किए थे, राइट. उसके बाद अपने फॉर्मूला ओरिएंटेड डिस्कशन किए थे, प्लस जहां भी अपना पॉसिबल हो पा रहा था फॉर्मूलाज को ट्राई भी किए थे इन टर्म्स ऑफ प्रूफिंग दैट फॉर्मूला. ठीक है, तो आज अपने कहाँ से स्टार्ट करें. टुडे वी आर डूइंग कोर रीडिंग्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस. वी हैड कंप्लीटेड द एंटायर डिस्कशन. वी हैड कंप्लीटेड आवर क्वाइजेस का जो भी क्वेश्चंस था वो सब सारा मैंने आपको करवा दिया. आज अपने कोर रीडिंग्स का क्वेश्चन स्टार्ट करें. इन दी कोर रीडिंग वी हैव 29 क्वेश्चंस. ठीक है, तो जो कोर रीडिंग्स का जो चैप्टर एंड होता है वहां पे अपने पास 29 क्वेश्चंस है, एंड विच आर सफिशिएंट आल्सो इन टर्म्स ऑफ डूइंग दी प्रैक्टिस इन दी क्लास. आल्सो वी हैड डन अराउंड 4-5 एग्जांपल्स. जो अपना कोर रीडिंग्स का बीच में जो ब्लू बॉक्स वाला एग्जांपल होता है वो भी अपने किए थे सेकंड वाले क्लास के अंदर में, इफ यू रिमेंबर, राइट. तो आज अपने कोर रीडिंग्स का चैप्टर एंड क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं. एंड उसके होप पहले आई होप आपने रिवाइज कर लिया, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ कि बिफोर यू वॉच दी कोर रीडिंग्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्लास प्लीज आप रिवाइज कर लिया करो. क्योंकि जब मैं कोर रीडिंग्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ. तो आपका क्या हो रहा है, वो डबल रिवीजन हो जाएगा वहां से. एक आपने ऑलरेडी घर पे कर लिया, उसके बाद क्वेश्चंस में जब आपका पार्टिसिपेशन हाई होता है तो वो आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता होगा कि हाँ ये सब चीज पढ़े हुए हैं, और उस क्वेश्चंस को अपने करते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस हाई होता है, एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम आपका रिवीजन भी होता है फ्रॉम दैट. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 1. लियू मेक्स टू स्टेटमेंट्स अबाउट एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पूरा लियू टू स्टेटमेंट पास कर रहा है फॉर एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1. The active return of an actively managed portfolio is the difference between the portfolio's return RP and the return on the benchmark portfolio, which is RB अपना class का notation, and it is equal to the managed portfolio's alpha. पूरा जो active return होगा that will be RP minus RB. Perfect. Second statement बोल रहा है यहाँ से कॉमा के बाद सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है एंड इट इज इक्वल टू द मैनेज्ड पोर्टफोलियो अल्फा. अल्फा अपने क्लास में क्या डिफाइन किए थे कि सर अल्फा इज इक्वल टू आरपी माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बीपी इनटू आरबी. इफ यू रिमेंबर कि सर अगर बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो बीटा ऑफ द बेंचमार्क के इक्वल नहीं है तो सर जो अल्फा होगा वो जो एक्टिव रिटर्न है उसके इक्वल नहीं होगा. अल्फा विल बी व्हाट, आरपी माइनस बीपी इनटू द रिटर्न ऑन द बेंचमार्क, राइट. अपने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे. मैं एक बार लिख देता हूँ, कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाया तो. एक्टिव रिटर्न इज इक्वल टू आरपी माइनस आरबी. हाँ सर ये तो याद है. और क्या आपने डिस्कस किए थे फर्स्ट क्लास के अंदर में. अल्फा इज इक्वल टू आरपी माइनस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू आरबी, और पूरा इसका लॉजिक भी समझाया था इफ यू रिमेंबर. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है जो एक्टिव रिटर्न होगा दैट विल बी इक्वल टू पोर्टफोलियोज अल्फा. रॉन्ग. यहाँ तक स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो सेकंड वाला लाइन है दैट इट इज इक्वल टू द मैनेज पोर्टफोलियो अल्फा, नो, it is not equal to portfolio alpha. Statement number 2. The active weights are the difference in the managed portfolio weights and the benchmark weights. Perfect. बुरा active weight क्या होता है सर? It is the difference between the portfolio का weight and the benchmark का weight. सही है. So statement number 2 is correct. बुरा our Liu's statement is correct. Only statement number 2 is correct. Option number B. Option number B. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. पार्शियली करेक्ट है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट. ये जो स्टार्टिंग का 3 लाइन है वो करेक्ट है, ये वाला लाइन रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 2. ये थोड़ा सा लेवल 1 टाइप का क्वेश्चन हो गया. ठीक है, मतलब देयर इज नो आइटम सेट यहाँ पे. मतलब अभी स्टार्टिंग में आइटम सेट नहीं, आगे में आएगा आइटम सेट. क्वेश्चन नंबर 2. द बेंचमार्क वेट्स एंड रिटर्न फॉर ईच ऑफ द फाइव स्टॉक्स इन द कैपिटल इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. ओके, तो आपको पोर्टफोलियो वेट्स दिया हुआ है परसेंटेज टर्म में, एंड द बेंचमार्क वेट इज गिवन इन परसेंटेज टर्म. बेंचमार्क वेट्स एंड द रिटर्न. ओके, रिटर्न इज आल्सो गिवन. 2002 का रिटर्न दिया हुआ है आपको. दी टू कॉल फंड यूजेस द कैपिटल इंडेक्स एज इट्स बेंचमार्क. ओके, बोला जो ये बेंचमार्क है, ये जो कैपिटल इंडेक्स है उसको ये टू कॉल फंड क्या मानता है, अपना बेंचमार्क मानता है. एंड दी फंड्स पोर्टफोलियो वेट्स आर आल्सो शोन इन द टेबल. पोर्टफोलियो वेट्स भी दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है.
व्हाट इज द वैल्यू एडेड और एक्टिव रिटर्न फॉर द टू कॉल फंड? ये तो फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है पूरा। वैल्यू एडेड या एक्टिव रिटर्न क्या है यहाँ पे? तो एक्टिव रिटर्न कैसे निकालते हैं अपने? आरपी माइनस आरबी, आरपी माइनस आरबी, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑन द बेंचमार्क। तो यहाँ पे देखो आपको पोर्टफोलियो का वेट दिया हुआ है एंड रिटर्न एक सिंगल दिया हुआ है, तो दिस विल बी योर रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो एंड रिटर्न ऑफ द बेंचमार्क। ठीक है, तो अपने को वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न, वी विल गेट व्हाट? रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस अपने को ये बेंचमार्क का यहाँ पे वेट्स, स्टॉक्स का वेट्स दिया हुआ है इन दी बेंचमार्क, राइट? फिर अपने को क्या करना है? ये वेट्स को अपने को रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने को क्या मिलेगा? आरबी, रिटर्न ऑन दी बेंचमार्क। फिर जो दोनों आएगा उसको क्या करना है? माइनस। इज इट फाइन? सेकेंड वाला, एक्टिव रिटर्न इज इक्वल टू आरपी माइनस आरबी। सिर्फ नोटेशंस लिख रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं है यहाँ पे फालतू का। ठीक है, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी व्हाट? कि सर जो वेट ऑफ द ईच स्टॉक, weight of the each stock in the portfolio into return of the each stock in the portfolio minus summation of weight of each stock in the benchmark into return of each stock in the benchmark। चलो करते हैं। तो 14 इंटू 0.3, वेट्स को प्लीज डेसिमल में लेना और रिटर्न को एब्सोल्यूट टर्म में। 14 इंटू 0.3 प्लस 15 इंटू 0.3 प्लस 12 इंटू 0.2 प्लस 8 इंटू 0.1 प्लस 10 इंटू 0.1, 12.9 आ रहा है आरपी, 12.9% माइनस बेंचमार्क 14 इंटू 0.24 प्लस 15 इंटू 0.2 प्लस 12 इंटू 0.2 प्लस 8 इंटू 0.18 प्लस 10 इंटू 0.18, 12, this is coming 12%, तो एक्टिव रिटर्न विल बी 0.9%। परफेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग एसेट क्लास रिटर्न फॉर कैलेंडर ईयर 2002। तो एसेट क्लास दिया हुआ डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी एंड बॉन्ड्स। पोर्टफोलियो वेट परसेंटेज टर्म में, बेंचमार्क वेट परसेंटेज टर्म में। पोर्टफोलियो रिटर्न दिया हुआ है, बेंचमार्क रिटर्न दिया हुआ है, ऐसा अपने एग्जांपल भी किए थे फर्स्ट क्लास में। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू एडेड और एक्टिव रिटर्न फॉर द मैनेज पोर्टफोलियो? वेरी इजी। अब यहाँ पे क्या है, इन द क्वेश्चन नंबर 2 यू हैड डिफरेंट पोर्टफोलियो रिटर्न एंड द बेंचमार्क रिटर्न। मतलब वहां पे आपको सिंगल कॉलम दिया पे, यहाँ पे आपको अलग अलग कॉलम्स दिया हुआ है। पोर्टफोलियो रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न अलग अलग दिया हुआ है, तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद पोर्टफोलियो रिटर्न एंड दी पोर्टफोलियो वेट, प्लस कर लो, उसके बाद बेंचमार्क रिटर्न इनटू बेंचमार्क वेट, सारा को ऐड करके क्या करना है? माइनस करना है, एंड यू विल गेट व्हाट? एक्टिव रिटर्न। चलो करते हैं अपने डायरेक्टली, अब कैलकुलेटर पे कर रहे हैं। ठीक है, एसटीआरसीएल फंक्शन यूज करेंगे। सो 10 पहले पोर्टफोलियो का आरपी 10 इंटू 0.55 प्लस 10 इंटू 0.2 प्लस 5 इंटू 0.25, 8.75 आ रहा है। क्या आ रहा है सर? ये रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आ रहा है 8.75। एसटीओ 1 में सेव कर दो, लेट सेव दिस इन एसटीओ 1। नेक्स्ट बेंचमार्क का रिटर्न 8 इंटू 0.4 प्लस 9 इंटू 0.3 प्लस 6 इंटू 0.3, 7.7 आ रहा है एसटीओ 2 में। एसटीओ 2, आरसीएल 1 माइनस आरसीएल 2, 1.05%। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपको एग्जाम में भी ये सब कुछ कैलकुलेटर पे करना है। ठीक है, पेपर पेन यूज करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस जरूरत है, मतलब जरूरत पड़ा तो। ये सब में जरूरत नहीं पड़ता एकदम भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 to 10। सो दिस इज मोर एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव आइटम सेट है ना, 4 to 10। लेट्स रीड द डेटा। स्टार्टिंग अपने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स रीड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वहां से ये लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, वी विल आंसर दोस फर्स्ट। फ्रेजी इज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट एचएनएफ कैपिटल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो बोले फ्रेजी कौन है? सीआईओ, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट एचएनएफ कैपिटल इन्वेस्टर। फ्रेजी हायर्स अ थर्ड पार्टी एडवाइजर टू डेवलप अ कस्टम बेंचमार्क फॉर 3 एक्टिवली मैनेज्ड बैलेंस्ड फंड ही ओवरसीज। बोल रहा है कि ये जो फ्रेजी है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स हु एक्चुअली टेक्स द डिसीजंस ऑफ द एसेट एलोकेशन एंड ऑल, दे हैव हायर्ड अ थर्ड पार्टी for the development of some benchmark for 3 actively managed balanced fund he oversees: fund X, fund Y and
fund Z. Balanced funds are funds invested in equities and bonds. पूरा balanced fund वो fund है जो equity और bond के अंदर में invest करता है, and they have hired a third party to make a benchmark for 3 funds. And ये जो phrase है ये 3 funds को देखता है, overview करता है, fund X को, fund Y को and fund Z को. The benchmark needs to be composed of 60% global equities and 40% global bond. बुरा जो benchmark है that is consisting of 60% equity, global equity and 40% global bond. The third party advisor submits the proposed benchmark to Frazy, who rejects the benchmark based on the following concern. बोला third party ने submit किया the benchmark, the proposed benchmark, and Frazy has what? Rejected based on the following concern. Let's read the concern. What are the concern? Concern number 1, many securities he wants to purchase are not included in the benchmark portfolio. बोल रहा है जो फ्रेजी को बहुत काफी सारा सिक्योरिटीज परचेस करना था, those securities are not part of the benchmark portfolio. ये तो खराब बात है. If you remember LOS नंबर है जहां पे अपने डिस्कस किए थे कि यार बेंचमार्क का क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, बेंचमार्क का क्वालिटी क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला बात किए थे कि सर बेंचमार्क शुड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स. शुड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेनी सिक्योरिटीज ही वांट्स टू परचेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द बेंचमार्क पोर्टफोलियो. सो दिस इज अ फेयर कंसर्न. This is a fair concern, right? Concern number 2, one position in the benchmark portfolio will be somewhat costly to replicate. सेकंड क्या बात किए थे अपने बेंचमार्क का क्वालिटी को लेके कि सर जो बेंचमार्क को अपने को रेप्लिकेट करना है एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, वी शुड बी एबल टू रेप्लिकेट एट व्हाट? लोअर कॉस्ट. मतलब क्या होना चाहिए? हाई लिक्विडिटी. यहाँ पे पूरा वन पोजीशन मतलब वन ऑफ द सिक्योरिटी in the benchmark portfolio will be somewhat costly to replicate. बोलो सर एक सिर्फ सिक्योरिटी कॉस्टली है, अदरवाइज बाकी सारा सिक्योरिटीज क्या है? लिक्विड है. सो दिस इज फाइन. मतलब दिस शुड नॉट बी अ मेजर कंसर्न. अगर ये बोलता दी मेजर ऑफ द सिक्योरिटीज आर डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, देन दिस कंसर्न नंबर 2 वुड हैव बीन मेजर पॉइंट. चीज समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे बोला वन पोजीशन इन द बेंचमार्क इज कॉस्टली, तो कंसर्न नंबर 2 शुड नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम. Concern number 3, the benchmark portfolio is a float adjusted capitalization weighted portfolio. This should not be a concern. ये तो अपने बात किए थे. The quality of the benchmark should be what? Float adjusted. It should be what? Free float. तो concern number 3, concern number 2 should not be a concern. Concern number 1 is a correct. मतलब ये concern एकदम सही है, क्योंकि बोल रहा है कि सर बेंचमार्क का जो क्वालिटी है उसके अंदर में पहला पॉइंट अपने डिस्कस किए थे, इट शुड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स. यहाँ पे बोला मेनी सिक्योरिटीज ही वांट टू परचेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द बेंचमार्क पोर्टफोलियो. सो दिस इज अ फेयर कंसर्न. कंसर्न नंबर 1 सही है. नेक्स्ट, after the third party advisor makes adjustment to the benchmark to elevate Frazy's concern, Frazy accepts the benchmark portfolio. Okay, बोला कि थर्ड पार्टी का जो थर्ड पार्टी को इसने कंसर्न बताया था, द थर्ड पार्टी हैज एक्चुअली एडजस्टेड द बेंचमार्क एंड अकॉर्डिंगली फ्रेजी ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर लिया. He then asks his research staff to develop risk and expected return forecast for fund X, Y and Z. तो पूरा अपने स्टाफ को बोला कि फंड X, Y, Z का क्या प्रिपेयर करो, रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न एज वेल एज फॉर द बेंचमार्क. ओके, बेंचमार्क का भी. द फोरकास्ट आर प्रेजेंटेड इन एग्जिबिट नंबर 1. तो यू कैन सी forecasted portfolio statistics for fund X, Y and Z and the benchmark. तो फंड X, Y, Z है, बेंचमार्क है. ग्लोबल इक्विटीज पोर्टफोलियो वेट्स, ग्लोबल इक्विटीज, ग्लोबल बॉन्ड्स. तो बेंचमार्क का यहाँ पे वेट है 60-40, फंड एक्स का 60-40, फंड वाई का 65-35, फंड जेड का 68-32. ओके, तो बेंचमार्क से किसका एकदम इक्वल है? फंड एक्स का. ओके, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी दिया हुआ है, एक्टिव रिस्क दिया हुआ है, शार्प रेशियो दिया हुआ है. ओके, डेटा आर बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट ऑफ 2.3. तो 2.3 इज दी आरएफ. एक बार चेक करें क्या शार्प रेशियो मैच हो रहा है कि नहीं. अरे क्वेश्चन में पूछेगा कि नहीं पूछेगा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए शार्प रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे जो है 0.45. लेट्स चेक दी कैलकुलेशन. देखो रिटर्न दिया हुआ 10, आरपी माइनस आरएफ, तो 10 माइनस 2.3 डिवाइडेड बाई वोलेटिलिटी 17.1 करो तो 0.45. देखो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. 10 माइनस 2.3 डिवाइडेड बाई वोलेटिलिटी 17.1, 0.45. हाँ मैच हो रहा है शार्प रेशियो. ठीक है. Frazy decides to add a fourth offering to his group of funds. Okay, यहाँ पे अब कहीं और जा रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, which of the
Frazy's concern best justifies his decision to reject the proposed benchmark? बोला कि कौन सा concern जो है सर वो एकदम सही था in terms of rejecting the benchmark? Obviously concern number 1, क्योंकि concern number 2 was what कि one of the security को replicate करने के लिए major cost लगेगा. That should not be a concern. Concern number 3 तो था ही नहीं बिल्कुल भी. तो concern number 1 is a fair. मतलब this should be the answer. 4 का A. Next question number 5. Based on exhibit number 1, the expected active return from asset allocation. The expected active return from asset allocation. Okay. If you remember, active return को अपने 2 parts में divide किए थे class number 1. First was asset allocation. Second was what? Security selection. तो बोला first वाला जो part है asset allocation. Based on exhibit number 1, the expected active return from asset allocation. Is it fine? Asset allocation for fund X is negative, 0 और positive. Asset allocation का formula क्या था fund X में? Asset allocation का formula क्या आपने डिस्कस किए थे क्लास में कि सर जो वेट ऑफ द स्टॉक होगा इन द पोर्टफोलियो माइनस वेट ऑफ द स्टॉक इन द बेंचमार्क इनटू रिटर्न ऑफ द व्हाट बेंचमार्क. तो यहाँ पे अपने को देखना है कि सर जो वेट्स ऑफ द स्टॉक है इन दी पोर्टफोलियो एंड वेट्स ऑफ दी स्टॉक है इन दी बेंचमार्क, ठीक है, वो अगर इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली देयर विल बी एसेट एलोकेशन के वजह से रिटर्न. चलो चेक करते हैं फंड एक्स का. फंड एक्स का, अच्छा इसका तो वेट सेम है, बेंचमार्क और फंड एक्स का तो वेट सेम है, तो तब तो सर एक्टिव जो अपना एसेट एलोकेशन होगा, एसेट एलोकेशन का रिटर्न और कंट्रीब्यूशन इन द एक्टिव रिटर्न विल बी व्हाट, 0. ऑप्शन नंबर बी. वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. एक बार मैं यहाँ पे याद करा देता हूँ आपको कि कोई बच्चा अगर भूल गया. क्लास नंबर 1 एक्टिव रिटर्न को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे कि सर जो एक्टिव रिटर्न आ रहा है उसका एट्रीब्यूशन क्या क्या है. एक था अपना एसेट एलोकेशन, सेकंड क्या था, सिक्योरिटी सिलेक्शन. एसेट एलोकेशन वाज व्हाट, weight of the stock in the portfolio minus weight of the stock in the benchmark into return of the stock in the benchmark. Security selection क्या था, return of the stock in the portfolio minus return of the stock in the benchmark into weight of the stock in the portfolio. याद है. तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ये एसेट एलोकेशन पूछ रहा है, तो वेट दोनों का क्या है, पोर्टफोलियो और बेंचमार्क में फंड एक्स का सेम है, हेंस एसेट एलोकेशन विल बी व्हाट, 0. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट question number 6. Based on exhibit number 1, which fund is expected to produce the greatest consistency of the active return? तो सर greatest consistency of the active return कैसे measure करते हैं अपने? With the help of information ratio. Which fund is expected to produce the greatest consistency of the active return? तो अपने को क्या check करना है यहाँ पे? Information ratio. Fund X, Fund Y and Fund Z. Obviously information ratio higher the better. यहाँ पे दिया क्या लोग नहीं दिया? कोई बात नहीं, अपने कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है, वी हैव द रिटर्न, रिटर्न दिया हुआ, बेंचमार्क का भी रिटर्न ये रहा. लास्ट कॉलम बेंचमार्क का है ना, हाँ बेंचमार्क का है. तो अपने को करना है 10 माइनस 9.4 आरपी माइनस आरबी डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्टिव रिस्क ये रहा. इज इट फाइन? लेट्स कैलकुलेट एक्स वाई एंड जेड का कंसिस्टेंसी फॉर एक्टिव रिटर्न. एक्स वाई जेड इंफॉर्मेशन रेशियो which will be rp minus rb active return by active risk sigma p सेकेंड माइनस बेंचमार्क का. ठीक है, चलो सबसे पहले एक्स का निकालो. आपको करना है आरपी 10 माइनस 9.4 डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्टिव रिस्क 5.2. तो 10 माइनस 9.4 डिवाइडेड बाय 5.2, इट्स कमिंग 0.1154, 0.115 लिख दे रहा हूं, 0.115. नेक्स्ट 11.6 माइनस 9.4 डिवाइडेड बाय 9.2, 0.24. नेक्स्ट 13.2
माइनस 9.4 डिवाइडेड बाई एक्टिव रिस्क 15.1.25। ठीक है, तो किसमें ज्यादा आया जेड का? दिस विल बी द आंसर। ग्रेटेस्ट consistency of the active return fund Z. Option number C is correct. Next, question number 7. Based on exhibit number 1, combining fund W with a fund that replicates the benchmark would produce a sharp ratio closest to. पूरा exhibit number 1 के according combining fund W, अच्छा तो ये next paragraph में चला गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग बोला था ना that they will add one more fund. चेक करते हैं डेटा। Frazee decides to add a fourth offering to his group of funds, Fund W, which will use the same benchmark as in exhibit number 1. Frazee estimates Fund W's information ratio to be what? 0.35. तो IR दिया आपको, IR information ratio 0.35. He is considering adding the following constraint to his portfolio construction model. पूरा constraint put कर रहा है, ठीक है। Fund W would now have the maximum over and underweight constraints of 7% on a single country position. चीज समझ में आ रहा है? बोला सर फंड डब्ल्यू पे अपने कुछ कांस्टेंट लगा रहे हैं एंड व्हाट इज द कांस्टेंट कि सर जो उसका मैक्सिमम वेट होगा दैट विल बी व्हाट 7% ऑन अ सिंगल कंट्री। 7% उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड अंडर वेट मतलब सर अगर मान लो बेंचमार्क का जो वेट है दैट इज 10% और यहाँ पे कितना बोला ये लोग पोर्टफोलियो में 7%, फंड डब्ल्यू का 7%। तो अगर अपने बेंचमार्क में 10 है और अपना फंड डब्ल्यू का 7% है तो 10 - 7 विल बी 3% से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम ओवर एंड अंडर वेट कॉन्स्टेंट ऑफ 7%। मतलब 7% विल बी द मैक्सिमम एंड अंडर वेट कितना, अगर बेंचमार्क का वेट इज फंड डब्ल्यू का इज 10% और इसका अपना पोर्टफोलियो का 7 है तो 10 - 7 3% से और अंडर वेट नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम विल बी 7 एंड मिनिमम विल बी व्हाट 3। तो दैट इज द कंस्टेंट। कंस्टेंट कहाँ पे काम आता है अपने को? टीसी के लिए, ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए, इफ यू रिमेंबर। ओके, Frazee conducts a search to hire a manager for the global equity portion of Fund W and identifies 3 candidates. पूरा की Frazee क्या किया? Conducts a search to hire a manager for the global equity portion. Fund W का जो equity portion है उसके लिए fund manager hire किया and identifies 3 candidates. He asks the candidate to prepare the risk and return forecasts relative to the fund's W's benchmark based on their investment strategy, with the only constraint being no short selling. बोला कि 3 candidates को hire किया and he has told the candidates to prepare the forecast of the risk and return for the benchmark based on the investment strategy with only constraint being no short selling, कि short selling allow नहीं है। Each candidate develops independent annual forecasts with active return projections that are uncorrelated है, okay, and constructs a portfolio made up of stocks that are diverse both geographically and across economic sectors. ओके तो यहाँ पे बोला तीनों कैंडिडेट ने क्या किया, अपना अपना फोरकास्ट डेवलप किया एंड दैट आर अनकोरिलेटेड एंड कंस्ट्रक्ट्स अ पोर्टफोलियो मेड अप ऑफ स्टॉक्स दैट आर डाइवर्स बोथ ज्योग्राफिकली एंड अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्टर्स। बोला वो जो पोर्टफोलियो बनाया, बेंचमार्क पोर्टफोलियो बनाया दैट आर डाइवर्सिफाइड अक्रॉस वेरियस कंट्रीज geographies and across various sectors. Selected data for the 3 candidate portfolios are presented in exhibit number 2. तो यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है कैंडिडेट ए बी एंड सी का, रीबैलेंसिंग एनुअली नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, इंफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है, टीसी दिया हुआ है, आईसी दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन कोफिशिएंट बेस्ड ऑन प्रीवियसली मैनेज्ड फंड्स। ठीक है, यहाँ पे फिर लास्ट पैराग्राफ अपने स्किप कर रहे हैं, ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स चेक दी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, based on exhibit number 1, combining fund W with a fund that replicates the benchmark would produce a sharp ratio closest to, okay, बोल रहा है कि exhibit number 1 में जो अपने पास benchmark था and fund W का जो information ratio था, if we combine that what will be the sharp ratio? Sharp ratio of the portfolio क्या होगा बताना, what will be the formula? Sharp ratio of the portfolio will be square root of sharp ratio square benchmark plus information ratio
का स्क्वायर. इज इट फाइन? तो अपने पास यहाँ पे फंड डब्ल्यू का इंफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ था 0.35 एंड यहाँ पे वी हैव बेंचमार्क का शार्प रेशियो ये रहा 0.44. तो वी हैव टू डू 0.44 का होल स्क्वायर प्लस 0.35 का होल स्क्वायर. 0.44 होल स्क्वायर प्लस 0.35 होल स्क्वायर. Please find out what will be the answer. 0.44 whole square STO1 0.35 whole square plus RCL1 square root 0.56. So Sharpe ratio of the combined portfolio will be 0.56. Which option is correct? Let's check. Option number B. Next, question number 8. If Frezi added the assumption he is considering in fund W's portfolio construction, it will be most likely result in. If Frezi added the assumption he is considered. क्या assumption था उसका? अच्छा, short selling allowed नहीं है ना, शायद ऐसा कुछ बोला था. नहीं नहीं, ये रहा. हाँ, ये रहा. He is considering adding the following constraint to his portfolio construction model. Fund W would now have maximum overweight and underweight constants of 7% on a single country position. Okay. If Rezi added the assumption he is considering in fund W's portfolio construction, it would most likely result in a decrease in the optimal aggressiveness of the active strategy. बुरा है कि उसका जो एक्टिव रिस्क है, एक्टिव रिस्क सिग्मा है, बुरा वो डिक्रीज हो जाएगा. तब तो ये लोग को वो कंसिडर करना चाहिए ना, टीसी वाला. दे शुड हैव कंसिडर्ड दैट शॉर्ट सेलिंग. आई थिंक शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड ये लोग बोल रहा है फिर, क्योंकि यहाँ पे लोग अजम्पशन बोला है ना. कहाँ था वो शॉर्ट सेलिंग वाला पॉइंट? हाँ, ये रहा. Frazy conducts a search to hire a manager for the global equity portion of Fund W and identifies 3 candidates. He asks the candidate to prepare risk and return forecast relative to the Fund's W benchmark based on their investment strategy, with only constraint being no short selling. Then it makes sense. क्योंकि ये लोग फर्स्ट जो ऑप्शन लिखा है ना, इट इज रिलेटेड टू ऑप्टिमल रिस्क. इफ यू रिमेंबर, ऑप्टिमल रिस्क का फॉर्मूला क्या था? दिस इज फाइन. और अगर अपने कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं तो क्या टीसी से भी मल्टीप्लाई होगा, राइट? फॉर्मूला के अंदर में विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय टीसी. अब ऑप्शन नंबर ए चेक करो, क्या बोल रहे हैं लोग? If Rezi added the assumption he is considered in Fund W's portfolio construction, it would be most likely result in a decrease in the optimal aggressiveness of the active strategy. Yes, क्योंकि सर अगर अपने यहाँ पे constraints लगाएंगे तो TC will be less than 1. TC will be less than 1. तो सर अगर मान लो पहले अपना ऑप्टिमल रिस्क ये होता था, राइट? एंड इफ यू पुट अ कंस्ट्रेंट एंड टीसी इज लेस देन 1, तो सर अल्टीमेटली ये नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपना ऑप्टिमल रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए सही बोल रहा है. अ डिक्रीज इन द ऑप्टिमल अग्रेसिवनेस ऑफ द एक्टिव स्ट्रेटेजी. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. यहाँ पे करेक्ट और रॉन्ग पूछा था. इज कंसिडरिंग इट वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन. ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर. बोला था इट वुड बी मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द optimal aggressiveness of the active strategy. Option number B क्या बोल रहा है? The information ratio becoming invariant to the level of active risk. Wrong. बोल रहा है information ratio becoming invariant. Information ratio तो कम हो जाएगा. information ratio कम हो जाएगा because सर आपका जो active return है that will reduce. आप short selling allow नहीं कर रहे हो और आपका active risk will also reduce. Ultimately यहाँ पे क्या हो जाएगा? The information ratio will also what reduce. यहाँ पे बोल रहा है it will become invariant. Wrong. Option number C. An increase in the transfer of active return forecast into active weight. बोल रहा है an increase in the transfer of active return forecasts into active weight. It will decrease. Active return forecast into active weight will what? Decrease. अगर यहाँ पे तुम बोल रहा है कि सर अपने शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं करेंगे, राइट? तो एक्टिव वेट्स दैट विल व्हाट? रिड्यूस. यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज इन द ट्रांसफर ऑफ एक्टिव रिटर्न फॉरकास्ट इनटू एक्टिव वेट. तो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. It will not allow to increase in the transfer of active return forecast to active weight. It will reduce. So option number C, option number B is wrong. Option number A is correct. Question number 9. Based on the data presented in exhibit number 2, the candidate with the greatest skill at achieving active return appears to be.
पूरा candidate with the greatest skill at the achieving active return appears to be. Okay, चलो चेक करते हैं A B C में. तो यहाँ पे आपको देखो इंफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है पॉइंट. अच्छा IR कैलकुलेट ही करके दिया हुआ है आपको. परफेक्ट. 0.582, 0.746 एंड 0.723. तो सर ऑब्वियसली किसका हाईएस्ट है? कैंडिडेट बी का. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी, कैंडिडेट बी. The candidate with the greatest skill at achieving the active return appears to be, सर जिसका information ratio highest होगा obviously उसका greatest skill in achieving what active return will be highest. Option number B, candidate B का. Next, 10. Which proposed change to fund W would most likely decrease candidate C information ratio? Okay, अपने को लास्ट पैराग्राफ में चेक करना है कि चेंज 1, 2 या 3 से किसके अंदर में इंफॉर्मेशन रेशियो डिक्रीज होगा. Frazee asked candidate C to re-evaluate portfolio data given the following changes. Change number 1, fix the number of securities to 50. तो बोल रहा है कि कैंडिडेट सी को बोला कि यार ये सब आप चेंज करो, रीवैल्यूएट करो पोर्टफोलियो में गिवन द फॉलोइंग चेंजेस. फिक्स द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज टू 50. पहले कितना था? 36. अब कितना बोल रहा है? 50. तो सर मेरा जो इंफॉर्मेशन रेशियो वो तो इंक्रीज होगा इफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आर इंक्रीजिंग, राइट? जो मेरा नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरा इंफॉर्मेशन रेशियो इंक्रीज होगा. सर कैसे? इंफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या था? IR इंटू रूट BR. और अगर कंस्ट्रेंट्स है तो TC से भी मल्टीप्लाई करो. इज दैट फाइन? तो ब्रेथ सर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बेट्स अगर इंक्रीज होगा, अगर BR इंक्रीज होगा तो IR इंक्रीज होगा. ऑब्वियस सा चीज है. रीबैलेंस ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस. यहाँ पे क्या बोल रहा था? कैंडिडेट सी एनुअल बैलेंस कर रहा है, अब क्या बोल रहा है? सेमी एनुअल बेसिस. तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेथ मेरा अगेन इंक्रीज हो जाएगा. पहले बोल रहा था कि आप एनुअली पे रीबैलेंस करो, अब क्या करो? सेमी एनुअल हर 6 मंथ्स में. तो यहाँ पे ऑब्वियसली ब्रेथ इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस. ब्रेथ इंक्रीज होने से इंफॉर्मेशन रेशियो विल व्हाट? इंक्रीज. चेंज नंबर 3, एड मैक्सिमम ओवर और अंडर वेट कॉन्स्टेंट्स ऑन सेक्टर विंग. अब वो वहां पे चला गया. वो जो 7% बोला था ना कि अपने मैक्सिमम ओवर वेट और अंडर वेट कॉन्स्टेंट्स क्या करेंगे? ऐड. तो सर कॉन्स्टेंट्स अगर अपने डालेंगे तो ऑब्वियसली TC क्या होगा? लेस देन 1. और अगर TC रिड्यूस होगा इसका मतलब इंफॉर्मेशन रेशियो विल व्हाट? रिड्यूस. तो फर्स्ट चेंज से सेकंड चेंज से इंफॉर्मेशन रेशियो विल व्हाट? इंक्रीज. और थर्ड चेंज से इंफॉर्मेशन रेशियो विल व्हाट? रिड्यूस. राइट. अपने को पूछा क्या था? IR रिड्यूस क्या क्या? हाँ. Which proposed change to fund W would most likely decrease candidate C information ratio? Option number C, change 3 से. Option number C is correct. Next, question number 10. ठीक है, आई होप एरो से समझ जाएगा तुम. तो ये जो एरो है दिस इज फॉर चेंज 1 एंड चेंज 2, चेंज 1 एंड 2, और ये जो है चेंज 3, ये भी चेंज 3. इज इट फाइन? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 to 14. John Martinez is assessing the performance of the actively managed diversified asset portfolio. Is Martinez बोल रहा performance evaluate कर रहा of the actively managed diversified asset portfolio. The diversified asset portfolio is invested in equities, bonds and real estate, and allocation to these asset classes and to the holdings within them are unconstrained. तो बोला diversified है, they are investing into various asset classes and there is no constraints. Selected return and financial data for the portfolio for 2019 are presented in exhibit number 1. तो यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है. डाइवर्सिफाइड एसेट पोर्टफोलियो 2019 पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, सब पोर्टफोलियो रिटर्न, बेंचमार्क रिटर्न. तो आपको पोर्टफोलियो रिटर्न दे दिया RP, बेंचमार्क रिटर्न दे दिया RB. पोर्टफोलियो एलोकेशन मतलब वेट्स ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब वेट ऑफ द एसेट क्लास इन द पोर्टफोलियो. एंड स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन. स्ट्रैटेजिक मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या? बेंचमार्क. तो दिस इज benchmark weights. So this is benchmark weight, this is portfolio weight, this is portfolio return, and this is benchmark return.
Martinez uses several risk-adjusted return matrices to assess the performance of diversified asset portfolio. Buddha, she is using several risk-adjusted measures, risk-adjusted return measures. Risk-adjusted return measures क्या क्या हो सकता है? Sharpe ratio, information ratio, including the information ratio and the Sharpe ratio. अच्छा, next line में लिख भी दिया. बुरा, including the IR and SR. Selected risk return and statistical data for the portfolio are presented in exhibit number 2. यहाँ पे डाइवर्सिफाइड एसेट पोर्टफोलियो डेटा दिया हुआ है, टीसी दिया हुआ है, आईसी दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है हर एक एसेट क्लास का. ओके, अच्छा ठीक है, लास्ट पैराग्राफ स्किप कर रहा है. ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं पहले. Based on exhibit number 1, the value added to the diversified asset portfolio attributable to the security selection decision in 2019 was closest to. अब अपने को क्या निकालने बोल रहा है? बोल रहा है सर जो एक्टिव रिटर्न है ना, उसमें जो एक पार्ट है सिक्योरिटी सिलेक्शन का, आज याद है अपने डिस्कस किए थे एक क्वेश्चन के अंदर में, द एक्टिव रिटर्न का एट्रीब्यूशन विल बी टू. एक है एसेट एलोकेशन, जो वन क्वेश्चन एक क्वेश्चन में अपने निकाले भी थे, एंड सेकंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, सिक्योरिटी सिलेक्शन. बोला सिक्योरिटी सिलेक्शन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड. ठीक है, वो अपने को कैलकुलेट करना है. चलो कैलकुलेट करते हैं. क्या करना है अपने को, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑफ द बेंचमार्क इनटू वेट ऑफ द पोर्टफोलियो. प्लीज कैलकुलेट करो ये तीनों को और ऐड करो. तो यू हैव टू डू 36.9 माइनस 31.6 इंटू 0.63 STO1, फिर 2.4 नेगेटिव और माइनस 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 प्लस 2.6, तो पॉजिटिव हो जाएगा. 2.6 माइनस 2.4, 0.2 इंटू 0.28 STO2, 33.4 माइनस 28.3 इंटू 0.09 STO3, RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3, 3.85 3.854 आ रहा है. ठीक है, 3.854. Which option is correct? Option number B is the closest. 3.85, तो ये लोग राउंड ऑफ कर दिया 3.9. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Based on exhibit number 1, the value added of the diversified asset portfolio attributable to the asset allocation decision in 2019. ओके, अब अपने को फर्स्ट वाला एट्रीब्यूशन निकालना है, एसेट एलोकेशन. चलो कैलकुलेट करो. So what we have to do? We have to take a difference of weight of the portfolio minus weight of the benchmark into return of the benchmark. Please करिए. 0.63 minus 0.6 into 31.6 STO1, 0.28 minus 0.35 into 2.6 negative STO2, 0.09 minus 0.05 into 28.3 STO3, RCL1 plus RCL2 plus RCL3, 2.26 2.26. Option number A is correct. Next, question number 13. Based on the data in exhibit number 2 and using the IR information ratio as the criteria for evaluating performance, which sub-portfolio had the best performance in the period 2000 से 2019? तो बोला कि किसके अंदर में सर IR हाईएस्ट है. We have to calculate IR. Let's calculate. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अच्छा IR नहीं दिया हुआ है, तो अपने को कैलकुलेट करना है. तो वी हैव आईसी, वी हैव ब्रेथ एंड वी हैव टीसी. चलो, तो टीसी इंटू आईसी इंटू रूट ऑफ बी आर, इक्विटी बॉन्ड एंड रियल स्टेट का. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13, इक्विटी इक्विटी बॉन्ड एंड रियल स्टेट, इक्विटी बॉन्ड रियल स्टेट. IR will be TC into IC into root BR. प्लीज कैलकुलेट करिए फटाफट से, सारा नंबर्स है आपके सामने. 21 का रूट इंटू 0.091 इंटू 0.9, 0.375 आ रहा है. ठीक है, इक्विटी का फर्स्ट STO1 में सेव कर रहा हूं मैं. 23 का रूट इंटू 0.087
इंटू 0.79, 0.33 आ रहा है STO2। नेक्स्ट 19 का रूट इंटू 0.093 इंटू 0.86, 0.35 आ रहा है STO3। एक बार मैं अब इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। RCl 1.38 इक्विटी का, RCl2 बॉन्ड का 0.33 और रियल स्टेट का 0.35। तो किसका हाईएस्ट है? इक्विटी का। तो इक्विटी विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी सब पोर्टफोलियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द सिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन रेशियो इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट। तो IR से एडेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लास्ट पैराग्राफ, Martinez has recently hired Kenneth Singh to help him evaluate portfolios. Martinez asks Singh about the possible effects on the portfolio's IR if cash were added to the diversified asset portfolios or if the aggressiveness of the portfolio's active weights were increased. Singh responds with two statements. बोल रहा है कि अगर कैश ऐड करेंगे अपने या अग्रेसिवनेस पोर्टफोलियो मैनेजर का इंक्रीज कर देंगे, एक्टिव वेट्स को इंक्रीज कर देंगे, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन रेशियो? अपने क्लास में डिस्कस किए थे। स्टेटमेंट नंबर 1, एडिंग कैश टू द पोर्टफोलियो वुड चेंज द पोर्टफोलियो इंफॉर्मेशन रेशियो। पूरा कि कैश ऐड करने से इंफॉर्मेशन रेशियो विल चेंज। यस इट विल चेंज। कैसे सर? एक्टिव रिटर्न विल रिड्यूस, एक्टिव रिस्क पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, हेंस इंफॉर्मेशन रेशियो विल व्हाट? रिड्यूस। स्टेटमेंट नंबर 2, increasing the aggressiveness of active weights would not change the information ratio. Perfect. Information ratio कोई change होगा नहीं because of change in active weight, because जो आपका active return है वो भी change हो जाएगा, active risk भी change हो जाएगा proportionately. Hence no impact on information ratio. तो दोनों statement correct है. Both statements are what? Correct. Option number C. Next क्वेश्चन नंबर 15। तो अपना 11 से 14 का एक आइटम सेट था, ठीक है। तो 15 जो है वो स्टैंड अलोन है। क्वेश्चन नंबर 15, Fisher maintains two properties of the Sharpe ratio and the information ratio that she says are very useful. Property number 1, the Sharpe ratio is unaffected by the addition of cash or leverage in a portfolio. Perfect. If you remember, इसका अपने सम भी किए थे कि सर जो शार्प रेशियो है वो कैश के एडिशन से या लेवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, द इंफॉर्मेशन रेशियो फॉर एन अनकंस्ट्रेंड पोर्टफोलियो इज अनअफेक्टेड बाय द अग्रेसिवनेस ऑफ द एक्टिव वेट। ये तो अभी जस्ट अपने किए, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। Are Fisher's two properties correct? Yes. Option number A. Question number 16. Again, standalone question. An analyst is given the following information about a portfolio and its benchmark. तो ये benchmark और portfolio का details दिया हुआ है. In particular, the analyst is concerned that the portfolio is a closed index fund. बोला जो portfolio वो क्या है? Closed index fund. Closed index fund अपने क्लास में क्या डिस्कस किए थे? याद करो। क्लोज्ड इंडेक्स फंड सर एक ऐसा फंड जो अपने आप को बोलता तो है एक्टिव, बट एक्चुअली है कैसा? पैसिव जैसा। जो अपने को एडवर्टाइज करता है कैसा? एक्टिव जैसा, बट एक्चुअली है कैसा? पैसिव जैसा। हेंस रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी क्लोजर टू द रिटर्न ऑफ द बेंचमार्क। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी क्लोजर टू द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द बेंचमार्क। याद है ये सब सारा चीज? देयरफॉर Sharpe ratio of the portfolio will be closer to the Sharpe ratio of the benchmark. Therefore, information ratio will be what? It will be closer to 0 or it can be negative due to fees. So जो information ratio है वो 0 के आसपास हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है बिकॉज ऑफ फीस के कारण। The T bill return chosen to present the RF is 0.5. Okay, तो बोल रहा है कि T bill को क्या, T bill का RF क्या है? 0.5। तो बेंचमार्क दिया, पोर्टफोलियो दिया हुआ है, रिटर्न, रिस्क, एक्टिव रिस्क, शार्प रेशियो, इंफॉर्मेशन रेशियो। क्वेश्चन क्या पूछा? Which of the following three statements does not justify your belief that the portfolio is a closed index? बोला कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सर क्लोजेड इंडेक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है? फर्स्ट स्टेटमेंट, the Sharpe ratio of the portfolio is close to the Sharpe ratio of the benchmark. Yes, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है। The information ratio of the portfolio is relatively small. Wrong.
इंफॉर्मेशन रेशियो विल नॉट बी रिलेटिवली स्मॉल। सर वो तो जीरो के आसपास होगा और वो नेगेटिव हो सकता है, तो ये क्लोजर इंडेक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। Third, the active risk of the portfolio is what? Very low. Yes, active risk of the portfolio will be what? Very low. It will be closer to what? Benchmark. यहाँ पे बोला था which of the following three statement does not justify your belief that the portfolio is what? Closed index. तो statement number 2. So जो information ratio है वो small नहीं, zero होगा या negative होगा. Statement number 2 will be the answer. मतलब B. Option number B will be the answer. Next, question number 17. You have a portfolio 100% allocated to a manager with an exposed एक्टिव रिस्क एट 8%। बुरा है कि तुम पोर्टफोलियो में एलोकेट करके रखा था 100% एलोकेटेड टू अ मैनेजर जिसका एक्सपोज्ड एक्टिव रिस्क कितना है 8%। ओके, you choose to allocate 75% position to the active manager and 25% to the benchmark to bring the portfolio back to the target active risk of 6%। बुरा फिर तुम क्या किया, बाद में चेंज कर दिया, 75% एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर को दे दिया एंड 25% किस में बोला, बेंचमार्क पे लगाने के लिए, ताकि सर जो मेरा एक्टिव रिस्क है 8 वो क्या हो जाए 6, 8 से 6 हो जाए। तो सर कितना हो जाएगा, परसेंटेज निकालना प्लीज, जो अपने क्लास में किए थे इफ यू रिमेंबर। डिजायर्ड रिस्क अपने को कितना चाहिए सर, टोटल 8 ले रहे थे, अब अपने को चाहिए कितना 6। तो 6 एज अ रेशियो ऑफ 8 विल बी व्हाट, 6 डिवाइडेड बाय 8, 75%। परफेक्ट, 75% चाहिए और यहाँ पे मैच भी कर रहा है। इफ द manager's information ratio is 0.5, what happens to the information ratio of the portfolio after the reallocation? बोला सर इंफॉर्मेशन रेशियो में क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि पहले वो 100% एलोकेट करके रखा था एक्टिवली, अब वो कितना एलोकेट करके रखा एक्टिव में, 75%। इसका मतलब सर जो उसका एक्टिव रिटर्न है दैट विल बी 75% एंड बेंचमार्क में कितना 25। तो एक्टिव रिटर्न 75 एंड उसका जो एक्टिव रिस्क है दैट विल आल्सो बी व्हाट 75। अभी जस्ट अपने कैलकुलेट किए, 6 डिवाइडेड बाय व्हाट 8, 75%। तो एक्टिव रिटर्न न्यूमरेटर भी सर मेरा 75% से एडजस्ट हो रहा है एंड डिनोमिनेटर भी मेरा 75% से एडजस्ट हो रहा है, हेंस इंफॉर्मेशन रेशियो व्हाट रिमेन व्हाट सेम। तो यहाँ पे पूछा था व्हाट हैपेंस टू द इंफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द पोर्टफोलियो आफ्टर री एलोकेशन। ऑप्शन नंबर ए, द इंफॉर्मेशन रेशियो इंक्रीजेस, रॉन्ग, because lower active risk reduces the denominator, wrong. Option number B, the information ratio remains unchanged, yes, because allocations between the active portfolio and benchmark don't affect the information ratio, yes. Option number B। Option number C बोला the information ratio decreases, wrong. तो option number B will be the answer. Next, the following information relates to question number 8 से 19। S&P 500 इंडिगो फंड, ठीक है, तो ये फंड का नाम दिया हुआ है इंडिगो फंड और ये बेंचमार्क दिया हुआ है S&P 500। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न दिया हुआ है दोनों का, एसडी दिया हुआ है, शार्प रेशियो गिवन, एक्टिव रिटर्न, एक्टिव रिस्क एंड इंफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है। डेटा आर बेस्ड ऑन आरएफ ऑफ 2.3%, आरएफ दिया हुआ है 2.3%। What is the maximum Sharpe ratio that a manager can achieve by combining the S&P 500 benchmark and Indico fund? Very easy. आज भी अपने ऐसा कैलकुलेशन किए थे, शार्प रेशियो ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना अपने को, तो शार्प रेशियो ऑफ द बेंचमार्क का होल स्क्वायर प्लस इंफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द इंडिगो फंड का होल स्क्वायर एंड उसका बाद में क्या रूट लेना है। तो प्लीज करो, 0.333 का होल स्क्वायर STO1, 0.15 का होल स्क्वायर STO2, RCL1 प्लस RCL2 0.133 उसका रूट 0.365, 0.365। ऑप्शन नंबर बी। Today we have done this type of question, right, where we have to calculate the Sharpe ratio of the portfolio. So we'll have to take Sharpe ratio of the benchmark का whole square plus information ratio का whole square and दोनों को add करके क्या root। Option number B is correct. Next, question number 19. Which of the following pair of weights would be used to achieve the highest Sharpe ratio and the optimal amount of active risk through combining the Indigo fund and the benchmark portfolio respectively? Okay, तो अपने को बोल रहा है यहाँ पे कि अपने को कौन सर कितना वेट्स लेना चाहिए इंडिगो के अंदर में एंड बेंचमार्क के अंदर में टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल शार्प रेशियो एंड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ एक्टिव रिस्क थ्रू कंबाइनिंग द इंडिगो फंड एंड द बेंचमार्क। तो चलो पहले ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ एक्टिव रिस्क निकालो, ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ एक्टिव रिस्क निकालो। तो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ एक्टिव रिस्क विल बी व्हाट, information ratio divided by Sharpe ratio of benchmark into
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द बेंचमार्क कितना आएगा? इंफॉर्मेशन रेशियो 0.15 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई शार्प रेशियो ऑफ द बेंचमार्क इज 0.333 इनटू एसडी ऑफ बेंचमार्क विच इज 18। सो अपना डिजायर्ड एक्टिव रिस्क कितना है? 8.1081% अप्रोक्सीमेटली 8.1081%। ठीक है, और अपना एक्टिव रिस्क कितना दिया हुआ है सब में? एक्टिव रिस्क 8%। दिस इज माई ऑप्टिमम एक्टिव रिस्क। देयरफॉर सर इंडिगो में, इंडिगो फंड जो है उसमें डिजायर्ड वेट क्या हो जाएगा? सर 8 है, चाहिए कितना? 8.1081, तो रेशियो विल बी 8.1081 डिवाइडेड बाई 8, 1.0135, राइट, इंडिगो में। और बेंचमार्क में कितना? सर टोटल वेट हैज टू बी 100%, तो एक में अगर 1.0135 है तो दूसरे में कितना होगा? -1 कर लो। रेदर अपने को ये करना चाहिए इसमें -0.0135। ठीक है, -0.0135, क्योंकि सर इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हैज टू बी 1 ओनली ना। अरे टोटल वेट तो 1 या 100% ही होगा। तो अगर सर अपने इंडिगो में 100% से ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो बेंचमार्क में क्या नेगेटिव होगा? इज इट फाइन? और नेगेटिव वेट तो पता ही है कैसे हो सकता है, शॉर्ट सेलिंग करके। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पे बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेट्स, हाँ, 1.014 एंड -0.014, यही क्लोजेस्ट लग रहा है। 1.0135 14 एंड -0.0135, हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्लोजेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द बेंचमार्क पोर्टफोलियो इज द S&P 500। Which of the following three portfolios can be combined with the benchmark portfolio to produce the highest combined Sharpe ratio? वापस से सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया ये तो। बोला हाईएस्ट शार्प रेशियो कैसे निकलेगा? तो आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो ए का, अच्छा यहाँ पे इंफॉर्मेशन रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट यू हैव एक्टिव रिटर्न एंड यू हैव एक्टिव रिस्क, सो वी कैन कैलकुलेट इंफॉर्मेशन रेशियो फॉर दिस थ्री पोर्टफोलियोज एंड वी हैव शार्प रेशियो ऑफ द बेंचमार्क। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या आपको इंफॉर्मेशन रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। पोर्टफोलियो ए बी सी, प्लीज बताना इंफॉर्मेशन रेशियो कितना है? ए का 1/10.10। नेक्स्ट बी का 0.5 डिवाइडेड बाई 3, 0.16667। नेक्स्ट सी 0/2, तो ये तो जीरो हो जाएगा, दिस विल बी जीरो, राइट। शार्प रेशियो ऑफ द बेंचमार्क कितना दिया हुआ है? 0.333। चलिए कैलकुलेट करिए फिर, सब कुछ आ गया अपने पास। देयरफॉर शार्प रेशियो ऑफ द पोर्टफोलियो, प्लीज खुद से कैलकुलेट करो अब। आईआर का होल स्क्वायर प्लस शार्प रेशियो ऑफ द बेंचमार्क का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या, दोनों को ऐड करके रूट लेना है। 0.333 होल स्क्वायर, STO1 0.10 होल स्क्वायर, STO2, RCL1 प्लस RCL2 इसका रूट 0.3476 मतलब 0.35। नेक्स्ट 0.1667 होल स्क्वायर STO2। ठीक है, देखो अपने पास STO1 में ऑलरेडी शार्प रेशियो ऑफ द बेंचमार्क का होल स्क्वायर डाला हुआ है, इसको सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूँ 0.1667 का होल स्क्वायर, RCL1 प्लस RCL2 रूट 0.372 0.37। और नेक्स्ट क्या, इसका तो IR जीरो ही है, तो 0.333 का होल स्क्वायर फिर रूट, तो सेम ही आएगा वो तो, हाँ 0.33। तो यहाँ पे पूछा था आपसे क्या,
Which of the following three portfolios can be combined with the benchmark to produce the highest combined Sharpe ratio? तो highest combined Sharpe ratio किसका आ रहा है? B का. Option number B is correct. Next, question number 21. You are considering three managers for a small cap growth mandate. After careful analysis, you produce the following forward-looking expectations about the manager's active risk and active return. तो आपको बोला गया that you have to select one of the manager for the small cap and you have three managers and उसका expected outlook दिया हुआ है active return and active risk का. If you intend to rely on the information ratio to make your decision, which manager should you choose? Very easy. Information ratio calculate करना है. तो we have to do active return by active risk. ठीक है, जिसका भी highest होगा उसको choose कर लेंगे. Please फटाफट से, just for the sake of formality, complete करते हैं इसको. तो 0.7 divided by 3.2, 0.218 आ रहा है, STO1 में सेव कर दो. 0.6 divided by 3.1, STO2. 1.2 divided by 6.3, STO3. RCL1 में 0.22, RCL2 में 0.19, RCL3 में 0.19. तो RCL1 में सबसे ज्यादा आ रहा है, मतलब मैनेजर ए. जी समझ में आ रहा है? एग्जाम में तुम कितना फास्ट करने वाला है. STO RCL में सेव कर दिया और फटाफट से कंपेयर कर लिया कि किसका हाईएस्ट आ रहा है. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22. Based on the fundamental law of active management, if a portfolio manager has an information ratio IR of 0.75, IC information coefficient of 0.1819 and a TC of 1, how many securities are in the portfolio manager's fund, making the assumption that the active returns are uncorrelated? Okay, but how many securities, breadth निकालना आपको. How many securities are in the portfolio manager's fund, making the assumption that the active returns are uncorrelated? ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए मैं क्या करूंगा? उल्टा काम करूंगा. ऑप्शंस में से चेक करूंगा सर किससे बीआर अपने यूज करें. ठीक है, ऑप्शंस में सर कौन सा बीआर अपने यूज करें ताकि एक्टिव रिटर्न से मैच हो जाए, इंफॉर्मेशन रेशियो से मैच हो जाए इधर. तो इंफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ आपको, याद करो. इंफॉर्मेशन रेशियो इज व्हाट? टीसी इंटू आईसी इंटू रूट बी आर. राइट. एक्टिव रिस्क भी दिया क्या लोग? नहीं दिया. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन रेशियो दे हैव गिवन 0.75, टीसी तो 1 दिया हुआ है, आईसी दे हैव गिवन 0.1819 इंटू रूट बी आर. तो ये अपने को ऑप्शन में बी आर चेक करो. सर अपने बी आर क्या ले? ऑप्शन नंबर ए बी सी, ताकि 0.75 मैच हो जाए. चीज समझ में आ रहा है? ऐसे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हैं यार. 0.75 डिवाइडेड बाई 0.1819. इनफैक्ट ऐसे करो, ये फास्ट होगा जल्दी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं. 0.75 डिवाइडेड बाई 0.75 डिवाइडेड बाई 0.1819. ठीक है, और बी आर का रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर. तो 17 आ रहा है. ये ज्यादा फास्ट होगा रेदर देन ऑप्शंस चेक करें. ठीक है, तो ब्रेथ विल बी 7. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23. Two analysts make the following statement about the TC, transfer coefficient, in the expanded fundamental law of active management. Analyst 1 says the transfer coefficient measures how well the realized return correlate with the anticipated return adjusted for risk. बुरा जो टीसी है वो मेजर करता है कि सर जो रियलाइज रिटर्न है एंड जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कैसे कोरिलेट करता है, मतलब व्हाट इज द कोरिलेशन adjusted for risk. Next, analyst number 2, the transfer coefficient measures how well the realized return correlate with the active weight adjusted for risk. बोल रहा है कि ट्रांसफर कोफिशिएंट मेजर्स हाउ वेल द रियलाइज्ड रिटर्न. ठीक है, आरआई कोरिलेट विद द एक्टिव वेट एडजस्टेड फॉर रिस्क. ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या था? टीसी. सर इट वाज द कोरिलेशन बिटवीन व्हाट? इट वाज द कोरिलेशन बिटवीन द एक्टिव forecasted return adjusted for risk, adjusted for risk of a security, and active weight adjusted for risk. This was the TC.
कि सर जो मेरा फोरकास्टेड रिटर्न है एंड सर जो मेरा एक्टिव वेट है एडजस्टेड फॉर रिस्क, उसका क्या कोरिलेशन, उसको अपने टीसी बोलते थे। इन दोनों ऑप्शन में से देखो मैच कर रहा है क्या? या ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है द ट्रांसफर कोफिशिएंट measures how well the realized return correlate with the anticipated return adjusted for risk. No, ये तो IC है, information coefficient. If you remember, IC होता था, IC क्या होता था? It was the correlation between the forecasted return adjusted for risk and realized return, active return adjusted for risk, right? तो ये wrong है. Analyst 2, the transfer coefficient measures how well the realized return correlate with the active weight. No, realized return थोड़ी होगा, क्या होगा? Forecasted return. So this is also wrong. So neither analyst is correct. यहाँ पे बोला था which if either analyst is correct. So दोनों statement क्या false है? Option number C 23 का. Next 24. The expanded fundamental law of active management is stated as follows. Expected return, expected active return is equal to TC into IC into root BR into active risk. तो यहाँ पे which component on the right hand side represent the extent to which the portfolio's manager expectations are realized. Bro, which component on the right side represent the extent to which the portfolio manager's expectations are realized? अभी just अपने बात की है. Sir, realization किस में आता है? IC में. Is it fine? Transfer coefficient? No. Information coefficient? Yes. IC. Breadth? No. Option number B. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि सर ऑप्शन नंबर बी जो आईसी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ये रिप्रेजेंट करता है कि सर जो मैनेजर ने फॉरकास्ट किया था वर्सेस जो एक्चुअल में हुआ उसका क्या कोरिलेशन. आईसी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 26. 25 26 के लिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, फिर 27 28 29 स्टैंड अलोन है. ओके, तो 27 28 29 स्टैंड अलोन है. क्वेश्चन नंबर 25 26 इससे रिलेटेड है. चलो करते हैं 25 26 पहले. You are analyzing 3 investment managers for a new mandate. Okay, so basically आपके पास 3 investment managers का data है and उसको क्या कर रहे हो आप? Analyze कर रहे हो. The following table provides the managers ex ante active return. Ex ante मतलब क्या होता है? Projected. Active return expectation and portfolio weights. Okay. The last 2 columns include the risk and the exposed realized active return for the 4 stocks. Use the following data for the following 2 questions. तो मैनेजर 1 2 3 का एक्टिव रेट्स दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड एक्टिव रिटर्न दिया हुआ है एंड यहाँ पे रियलाइज्ड एक्टिव रिटर्न दिया हुआ है. यस, एंड रिस्क दिया हुआ है वोलेटिलिटी. सिक्योरिटी 1 2 3 4 एंड मैनेजर 1 2 3. क्वेश्चंस क्या पूछा? सपोज ऑल 3 मैनेजर्स claim to be a good at forecasting return. बोला कि सर मान लो तीनों मैनेजर क्लेम कर रहा है that they are very good at forecasting return. According to the expanded fundamental law of active management, which manager is the best at efficiently building portfolios by anticipating future return? बोले सर कौन सा मैनेजर बेस्ट है by anticipating future return? तो उसके लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आईसी. लेट्स कैलकुलेट आईसी. और जिसका आईसी हाईएस्ट होगा वो सही होगा, मतलब उस मैनेजर को अपने क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे. इज इट फाइन? क्वेश्चन समझ में आया? Which manager is the best at efficiently building portfolios by anticipating what? Future return. So we'll have to calculate what? IC. This is question number 25. So IC के लिए sir we need the correlation between the forecasted return divided by volatility of the stock and realized active return adjusted for the risk. तो मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3 का सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना है? अपने को कैलकुलेट करना है expected return divided by what? Risk. ठीक है, ये अपने कैलकुलेट कर लेंगे. उसके बाद अपने लास्ट कॉलम में कैलकुलेट करेंगे RAI डिवाइडेड बाई
सिग्मा आई, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 3 एंड सिक्योरिटी 4 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अपने कोरिलेशन निकाल लेंगे। सबसे पहला मैनेजर 1, तो यहाँ पे जो म्यू मैंने लिखा था ना, दैट इज एक्चुअली व्हाट, एक्सपेक्टेड रिटर्न डिवाइडेड बाय व्हाट, रिस्क। तो आपको करना है 0.03 डिवाइडेड बाय व्हाट, 0.17, 0.03 डिवाइडेड बाय 0.17, 0.176 आ रहा है, ठीक है। 3 डेसिमल तक लेंगे अपने, 0.176। नेक्स्ट 0.04 डिवाइडेड बाई 0.1, 0.04 डिवाइडेड बाई 0.1, 0.4 आ रहा है। नेक्स्ट 0.05 डिवाइडेड बाई 0.12, STO1 में एक बार सेव कर रहा हूं, ठीक है, साथ में मैं कॉपी कर लूंगा। 0.06 डिवाइडेड बाई 0.25, तो इसका आ रहा है आपका 0.4167 और नेक्स्ट वाले का आ रहा है 0.24। ऐसे आपको M2 का और M3 का कैलकुलेट करना है, प्लीज करो। आपको करना है M2 में 0.04 डिवाइडेड बाई 0.17, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1 एंड सो ऑन, और सिमिलरली मैनेजर 3 का। प्लीज खुद से कैलकुलेट करो एक बार। तो 0.04 डिवाइडेड बाई 0.17, STO1 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1, STO2 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1, STO2। फिर जीरो, थर्ड वाला तो जीरो हो जाएगा। 0.02 डिवाइडेड बाई 0.25, 3। तो RCL1 आ रहा है मेरा 0.235, थर्ड का 0, 0.10, दिस विल बी 0.08। नेक्स्ट M3 का सिमिलरली, तो यू हैव टू डू 0.025 डिवाइडेड बाई 0.17, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। STO1 0.015 डिवाइडेड बाई 0.10, STO2 0.005 डिवाइडेड बाई 0.12, STO3 0.015 divided by 0.25, STO4, RCL1 0.147, 0.15, 0.0417, 0.06. Next 0.06 divided by 0.17, 0.07 divided by 0.10, 0.04 divided by 0.12, 0.02 divided by 0.25। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, RCL1 0.35, RCL2 0.7, RCL3 0.333, RCL4 0.08, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब क्या करना है, अपने को कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन निकालना है मतलब क्या, IC निकल जाएगा। तो IC, तो आपको क्या करना है, सेकेंड डेटा, ठीक है, साथ में करते हैं। सेकेंड डेटा, सेकेंड क्लियर वर्क कर लो, कोरिलेशन लेवल 1 वाला, सेकेंड डेटा, ठीक है। तो आपको सबसे पहला M1 का यहाँ पे जो नंबर्स आ रहा है एंड यहाँ पे जो आ रहा है, इसको आपको X01, X02, X03, X04, ये Y01, Y02, Y03, Y04, और उसके बाद सेकेंड स्टार्ट करके अपने R निकाल लेंगे। सिमिलरली M2 और रिटर्न लेंगे, रियलाइज रिटर्न। सिमिलरली M3 एंड रियलाइज रिटर्न लेंगे। इज इट फाइन? चलो स्टार्ट करते हैं। तो 0.176 इंटर, Y01 इज 0.35 इंटर, X02 0.40 इंटर, Y02 0.7 इंटर, X03 0.4167 enter,
y03 is 0.333, enter. x04 is 0.24, enter. y04 is 0.08, enter. Second stat, arrow down, arrow down, arrow down, arrow down, arrow down, arrow down. हाँ, 0.5364, 0.5364 फर्स्ट वाले का। सिमिलरली M2 का करना है, ठीक है? तो उसमें प्लीज y को चेंज करने का जरूरत नहीं है। We are not required to change y01, y02, y03 and y04. We'll have to change what? x01 से x04. Let's do it. x01 0.235, enter, arrow down, 0.10, enter, arrow down 0, enter, arrow down, x04 is 0.08, enter, arrow down. Second stat, arrow down, r कितना आ रहा है? 0.09. सिमिलरली M3 का सिमिलरली M3 का बताइए कितना आ रहा है? इट्स कमिंग 0.67, 0.67 आ रहा है, ठीक है? तो किसका कोरिलेशन हाईएस्ट है या किसका आईसी हाईएस्ट है? M3 का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सपोज ऑल थ्री मैनेजर्स all three managers claim to be efficient in portfolio construction. बुरा मान लो सब कोई क्या efficient है. Accordingly, according to the expanded fundamental law of active management, which manager is the best at building portfolio to make full use of their ability to correctly anticipated return? बुरा कि कौन सा मैनेजर जो है वो अपना full ability use किया है for the forecasted return. उसके लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? उसके लिए we'll have to calculate what? TC. We have to calculate what? TC. तो यहाँ पे अपने को टीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर मैनेजर 1, 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 26. टीसी इज व्हाट? सर इट इज द कोरिलेशन बिटवीन द, यहाँ पे लिखे थे ना आपने, फोरकास्टेड रिटर्न, ये रहा टीसी. फोरकास्टेड रिटर्न एडजस्टेड विद रिस्क, एक्टिव वेट एडजस्टेड विद रिस्क, ठीक है? तो आपको क्या करना है? अगेन म्यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा आई, दैट आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. यस, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए मैनेजर 1, 2, 3 का. सिमिलरली आपको मैनेजर 1, 2, 3 का क्या कैलकुलेट करना है? एक्टिव वेट इनटू व्हाट? एसडी. एक्टिव वेट इनटू एसडी. मैनेजर 1, 2 एंड 3, यू हैव टू कैलकुलेट दैट. और उसके बाद क्या करना है आपको? कोरिलेशन. चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. सबसे पहला ये वाला जो है M1, M2, M3, ठीक है? ऊपर से अपने कॉपी कर ले रहे हैं. सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 3 एंड सिक्योरिटी 4. 0.176, 0.176, 0.40, 0.24, 0.5364, 0.09, 0.67, 0.235, 0.10, 0.235, 0.10. थर्ड वाला क्या था? 0. अच्छा सॉरी, यहाँ पे आई थिंक मैंने डेटा गलत कॉपी कर दिया. 0.416, ये वाला रॉन्ग कॉपी हो गया. एक बार मैं ये रेस कर दे रहा हूँ. थर्ड वाला इज कमिंग 0.4167, फोर्थ इज 0.24. सिमिलरली M2 का 0.08, ठीक है? M3 का कितना आ रहा है? 0.147,
0.15, 0.0417, 0.06। ठीक है, और ये आप प्लीज कैलकुलेट करिए, M1, M2, M3। फिर आपको पता ही है क्या करना है, यू हैव टू टेक दिस x और ये क्या करना है y। ठीक है, M2 और M3 का, उसके बाद कोरिलेशन निकाल लेना, इट्स वेरी इजी। और अपने के पास ये डायरेक्टली दिया हुआ है, देख लो, चेंज इन वेट्स दिया हुआ है एंड रिस्क दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करें, 0.125 इंटू 0.17, STO1 में सेव कर देता हूं मैं ये वाला, 0.025 इंटू 0.1, STO2 0.075 इंटू 0.12, STO3 0.025 इंटू 0.25, STO4। फिर RCL1 -0.021, RCL2 0.0025, RCL3 0.009, RCL4 0.00625। सिमिलरली M2 और M3 का कैलकुलेट करो प्लीज। तो अपने पास ये रहा वेट इंटू रिस्क, 0.2 इंटू 0.17, 0.2 इंटू 0.17, STO1 सेकेंड वाले का तो जीरो ही आएगा, 0.1 नेगेटिव इंटू 0.12, STO3 फिर 0.1 नेगेटिव इंटू 0.25, STO4। RCL1 0.034, ये जीरो है। RCL3 नेगेटिव 0.012, RCL4 नेगेटिव 0.025। इज इट फाइन? M3 का करिए, M3 का करिए। ये मत पूछना सर ऐसे एग्जाम में आ सकता है क्या, एकदम आ सकता है प्लीज, हाँ, सब फालतू क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, एकदम आ सकता है ये सब। 0.05 नेगेटिव इंटू 0.17, STO1 0.05 इंटू 0.1, STO2 0.05 इंटू 0.12, STO3 0.05 नेगेटिव इंटू 0.25, STO4। RCL1 0.0085 नेगेटिव, RCL2 0.005, RCL3 0.006, RCL4 नेगेटिव 0.0125। ठीक है, अब कोरिलेशन निकाल लो प्लीज। M1 और ये वाला x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, M1 का निकल जाएगा, सिमिलरली M2 एंड सिमिलरली M3। TC कैलकुलेट कर लो, और जिसका भी हाईएस्ट होगा वो सिलेक्ट करना है अपने को। ठीक है, कर ले क्या ये भी? चलो कर लेते हैं, कंप्लीट होगा सब, फिर बाद में तुम लोग करेगा नहीं। हाँ, चलो, X01.176 इंटर, Y01.021 नेगेटिव इंटर, X02.4 इंटर, Y02.0025 इंटर, X03.4167 इंटर, Y03.009 इंटर, X04.24 इंटर, 0.00625 इंटर, एरो डाउन, सेकेंड स्टार्ट, कोरिलेशन 0.727। ठीक है, तो TC आ रहा है 0.727। नेक्स्ट, सेकेंड डेटा, सेकेंड क्लियर वर्क, सेकेंड डेटा X01.235 इंटर, एरो डाउन, 0.034 इंटर, एरो डाउन, X02.10 इंटर, एरो डाउन, इसमें जीरो है, इंटर, एरो डाउन, X03 जीरो है, इंटर, एरो डाउन, Y03.012 नेगेटिव, इंटर, एरो डाउन, X04.08 इंटर, एरो डाउन, Y04 is 0.025 negative, इंटर, एरो डाउन, सेकेंड स्टार्ट, 0.85। Similarly M3, सेकेंड डेटा, सेकेंड
clear work. 0.147 enter arrow down. 0.0085 negative enter arrow down. X02 is 0.15 enter arrow down. Y02 is 0.005 enter arrow down. X03 is 0.417 enter arrow down. 0.006 enter arrow down. X04 is 0.06 enter arrow down. Y04 is negative 0.0125. ठीक है 0.73 0.731 ठीक है तो M2 का हाईएस्ट है ये पूछा था ना आपसे suppose all three fund managers claim to be efficient in portfolio construction according to the expected fundamental law of active management with which manager is the best at building portfolio manager 2 option number B next 27 manager 1 has an information coefficient of 0.15 पूरा manager 1 का IC दिया हुआ है 0.15 TC दिया हुआ है 1 invest in 50 securities manager 2 has a different strategy एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 27 का ना एक बार डेटा कॉपी कर लेता हूं 27 का एक बार डेटा कॉपी कर लेते हैं ICTC और ICTC नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ब्रेथ के लिए ठीक है तो यहाँ पे 50 सिक्योरिटीज दिया हुआ है 0.15 और यहाँ पे 1 दिया हुआ है 0.15 और TC 1 दिया हुआ है ओके Manager 2 has a different strategy investing in more securities. However, he is subject to investment constraints that reduce his transfer coefficient. Obviously, sir, TC आएगा तो कम हो जाएगा यहाँ पे because investment constraints है तो TC will be less. Manager 2 has an information coefficient of 0.10. 0.10. TC is 0.8 and invest in 100 securities. 100 securities में invest कर रहा है. Okay. The investment selection of each manager are independent decisions. If both manager target an active risk of 5%, which manager have the greater expected active return? Very easy. So दोनों का रिस्क दिया हुआ है 5%. अपने को क्या कैलकुलेट करना है? Expected active return, which will be what? TC into IC into root BR into sigma A. प्लीज कैलकुलेट कर लीजिए सारा नंबर्स है आपके पास बोर्ड पे तो 50 का रूट 50 का रूट इंटू 5 इंटू 0.15 5.303%. नेक्स्ट 100 का रूट इंटू 5 इंटू 0.8 इंटू 0.1 4%. ठीक है क्वेश्चन क्या पूछा विच मैनेजर विल हैव द ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेड एक्टिव रिटर्न किसका हाईएस्ट है ए का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 Nick Young is concerned that Gordon Partners, one of his money managers, overestimate its expected active return because Gordon overstate its strategy breadth. बोल रहा है कि जो निक यंग है उसको कंसर्न है कि सर उसका जो मनी मैनेजर है ना गोल्डन पार्टनर ही ओवर एस्टिमेट इट्स एक्टिव रिटर्न एक्सपेक्टेड एक्टिव रिटर्न वो लोग ओवर एस्टिमेट करता है बिकॉज ऑफ व्हाट इंक्रीज इन ब्रेथ बोला नंबर ऑफ एक्टिव बेट्स ज्यादा का एक्सपेक्टेशन रहता है बिकॉज ऑफ दैट दे ओवर एस्टिमेट यंग मेक्स two notes about his concern. First note, although Gordon claims that the number of independent asset decision is high because it uses 200 stocks. But since it uses 200 stock, because of that, the breadth is high. Many of these stocks cluster in industries where the same general analysis applies to several stock. बोला कि ये सब stocks क्या होते हैं सर? They actually cluster in the industries where the same general analysis applies to several stocks. For example, PE ratio. ऐसा जो PE ratio है वो same stocks के अंदर में apply होता है. Okay. Note number 2. Gordon claims that each stock is independent and evaluated each month or 12 times per year. Independent है हर एक stock. This analysis are not independent. Analysis independent नहीं है.
डिपेंडेंट है बिकॉज सम ऑफ देयर स्ट्रैटेजीज सच एज फेवरिंग अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और फेवरिंग वैल्यू स्टॉक्स परसिस्ट बियॉन्ड 1 month. For example, a strategy of favoring lower PE ratio will persist for several months. बुरा सर, एक अपने जो पिक करता है लोअर पीई रेशियो, वो क्या करता है? इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब वो हर मंथ तुम क्या ले रहा है? सेम ले रहा है। लिखा है ना, अ स्ट्रैटेजी ऑफ फेवरेबल, a strategy of favoring low PE stock will persist for several months and the investment decisions are not independent. If his judgment are correct, are Young notes about the overstatement of breadth correct? Yes. Only note one, only note two, both note. सर दोनों नोट करेक्ट है। मतलब सर वो जो ओवर स्टेटमेंट कर रहा है ना गॉर्डन पार्टनर्स, वो एक्चुअली ओवर स्टेटमेंट कर रहा है। क्यों? एक सबसे पहला यहाँ पे बोल रहा है क्या कि सर जो डिसीजंस है वो क्या इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है हर एक मंथ से, राइट। और सेकंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये रहा, मेनी ऑफ द स्टॉक्स क्लस्टर इन द इंडस्ट्रीज वेयर द सेम जनरल एनालिसिस व्हाट अप्लाई। ये लास्ट एलियस में अपने बात किए थे कि सर सेम एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं ये लोग 200 स्टॉक्स पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर एस्टिमेट कर रहा है। तो बोथ नोट्स 1 and 2 आर व्हाट करेक्ट, दोनों नोट करेक्ट है रिगार्डिंग दी ओवर स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, Caramel Associates uses the fundamental law to estimate its expected active return. Two things have changed. First, Caramel have lowered its estimate of the IC because they felt their prior estimate reflected overconfidence. बुरा कि सर पहले का जो IC था उसके कंपेयर में इसने क्या किया, अपना IC कम कर दिया, ठीक है। Second, their major clients have relaxed several constraints on their portfolios, including social screens, prohibitions on short selling, and constraints on the turnover. Which of these changes will increase the expected active return? बोला एक्टिव रिटर्न इससे क्या मतलब, दोनों में से क्या चीज से इंक्रीज होगा? इंक्रीज बोल रहा है ना, तो सर सबसे पहला अगर आईसी कम होगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो जाएगा। अगर आईसी कम होगा तो जो एक्सपेक्टेड एक्टिव रिटर्न है दैट विल व्हाट रिड्यूस। अगर आईसी कम हो जाएगा तो एक्सपेक्टेड एक्टिव रिटर्न कम हो जाएगा। लेकिन सर अगर कंस्ट्रेंट्स को कम कर देंगे तो टीसी इंक्रीज हो जाएगा, टीसी विल इंक्रीज। इफ टीसी इंक्रीज तो एक्टिव रिटर्न विल व्हाट इंक्रीज, राइट। तो विच ऑफ दिस चेंजेस विल इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रिटर्न? सेकंड वाले के कारण एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज होगा। ओनली द लोअर आईसी, ओनली द रिलैक्सेशन ऑफ द सेवरल पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, both IC and TC, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। इज इट फाइन? अगर कॉन्स्टेंट्स कम होगा तो टीसी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड उसके वजह से एक्सपेक्टेड रिटर्न विल व्हाट इंक्रीज। परफेक्ट, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। तो यहाँ पे अपना सारा का सारा क्वेश्चंस जो था एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कंप्लीट हो गया।